हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपेनहाइमर, जो परमाणु बम के निर्माता थे, या हम ये कहें फादर ऑफ द एटॉमिक बम, जिन्होंने भगवत गीता से इंस्पिरेशन लिया और एक ऐसा हथियार बनाया जिसने वर्ल्ड वॉर जो 2 था उसका पूरा मुखड़ा ही बदल दिया, उसकी पूरी कहानी ही बदल दी। वरना अगर रॉबर्ट ओपेनहाइमर नहीं होते तो शायद ये जो बम था जर्मनी बना लेता और आज जो दुनिया का माहौल है कुछ अलग होता, दुनिया का जो इतिहास है कुछ अलग होता। लेकिन एक प्रोजेक्ट ने और एक साइंटिस्ट ने वो किया जिससे दुनिया का इतिहास पूरा का पूरा बदल गया और दुनिया के पास एक ऐसा बम आया जो कि मानव जाति पे खतरा बना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि एक तरीके से क्वांटम साइंटिस्ट थे, हम ये कहें एटॉमिक साइंटिस्ट थे, और जिन्होंने उस फील्ड में बहुत सारा काम किया और इन्हें पता भी नहीं था कि इनकी जिंदगी में एक ऐसा पन्ना लिखा जाएगा जो कि सदियों सदियों तक लोगों को याद होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एटॉमिक बम का प्रोजेक्ट है जो किसी ने सोचा नहीं था, वो इन्होंने करके दिखाया था, जो कि उस वक्त नामुमकिन लगता था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपेनहाइमर के बारे में। आपको पता है ओपेनहाइमर की मूवी भी आ रही है, तो जाहिर सी बात है हर कोई देखने जाएगा, और जाहिर सी बात है मैं भी देखने जाऊंगा, तो हम सब देखने जाएंगे। लेकिन आज हम दोस्तों इनके बारे में बात करेंगे, इनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे कि आखिर उन्होंने पढ़ाई कैसे की, कैसे ये आगे गए, और आखिर क्या होता है इनकी लाइफ में कि अचानक से एक दिन इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, और कैसे जिस अमेरिका को इन्होंने उस मुकाम पे पहुंचाया, या हम ये कहें दुनिया सुपर पावर बनाया, अमेरिका को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया, उसी वैज्ञानिक को कटघरे में डाल दिया जाता है। उसी वैज्ञानिक के ऊपर बहुत सारे छानबीन किए जाते हैं, केसेस चलाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है कब से? 22 अप्रैल 1904 में। इनका जो जन्म हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा एक कोर्स है, ठीक है, फ्लो का है। इस कोर्स में दोस्तों हमने कॉन्शियसनेस हैकेबल, प्रैक्टिस ऑफ द फ्लो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऐसे बहुत सारे मेथड है जिसके बारे में मैंने बात किया है। इसमें आपको 22 ट्रिगर, थेरेपी, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, सफरिंग है, ये कोर्स लेते ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो सवाल है हम लाइफ में क्या करें, ये जो सवाल है कि हम डिप्रेशन में हम क्या करें, ये जो सवाल है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सिल्वा मेथड, जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर बाहर से आते हैं यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे मात्र मिलेगा 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। दोस्तों, ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, और जो भी आपके डाउट होंगे वो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें ओपेनहाइमर की, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका में। देखिए, इनके जो पिता थे ये यहूदी थे, ठीक है, जर्मनी में थे। लेकिन आपको पता है कि जो यहूदियों के ऊपर बहुत ज्यादा क्या था, मतलब बहुत ज्यादा अटैक किया गया, बहुत उनको मारा गया। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो यहूदी थी उनको मार ही डाला गया, 33 पता नहीं कितने लाख यहूदी को वैसे ही मार दिया गया, जहरीली गैसों से मारा गया। तो ये जो प्रताड़ना थी उसके लिए क्या था कि वो अमेरिका चले आए। शुरू में बहुत दिक्कत थी, बहुत गरीबी थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया, चीजें की, और चीजें बेहतर होती गई। अच्छा, अमेरिका की खास बात एक और है, उसने क्या किया दोस्तों, दरवाजा खोल के ना जो दुनिया के डायमंड थे उनको चुरा लिया। कुछ लोग होते हैं जो समुद्र के नीचे डायमंड मिलता है उसको चुराते हैं, लेकिन अमेरिका ने इंसानी डायमंड को चुराया, इंसानी हीरो को चुराया। जैसे आइंस्टाइन, ये सब लोग जो उनकी झोली में पड़े वो उनका नसीब था। और नसीब क्यों था? क्योंकि वहां खुलापन था, लोगों को उन्होंने स्वीकारा, लोगों के लिए दरवाजे खोले, और जिसकी वजह से जो टैलेंट था वो उनकी झोली में आके गिरा, और उसी वजह से अमेरिका सुपर पावर बना। आपको दोस्तों मैं ये भी बता दूं, अगर आइंस्टाइन अमेरिका में ना होते, जबकि आपको पता वो जर्मनी से अमेरिका में आए थे क्योंकि समस्याएं ऐसी उनको आना पड़ा, अगर आइंस्टाइन अमेरिका में ना होते तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कभी शुरू ही नहीं हो पाता। तो आइंस्टाइन की देन थी जो प्रोजेक्ट शुरू हो पाया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वरना ये कभी प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाता। तो अमेरिका, जैसे जब आप उदारवाद होते हैं, अमेरिका उस समय काफी उदारवाद था, तो ठीक है, तो उसने दरवाजा खोला था, और उस दरवाजा जब उसने खोला तो सारे जो मोती थे, जो हीरे थे, इंसानी हीरे थे, उसके जमीन पे आ गिरे, ठीक है। तो उसी में ओपेनहाइमर भी थे, क्योंकि अगर इनके पिताजी नहीं आते न्यूयॉर्क में तो ओपेनहाइमर भी नहीं आ पाते। उसके बाद क्या था दोस्तों, ओपेनहाइमर वहां पे पढ़ना शुरू करते हैं अमेरिका में, क्लास 10 तक की पढ़ाई करते हैं, फिर आगे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये ग्रेजुएशन करने के लिए कहां पे जाते हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अब दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने के बाद क्या था कि जो ओपेनहाइमर थे वो रदरफोर्ड के अंदर काम करना चाह रहे थे।
उनके अंदर पढ़ना चाह रहे थे। लेकिन जब रदरफोर्ड उनका टेस्ट लेते हैं तो उनको बहुत मज़ा नहीं आता है। देखिए, कोई भी जो प्रोफेसर होते हैं, जो स्टूडेंट चुनते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा स्टूडेंट हो जो बेहतर काम करे। अगर प्रोफेसर बहुत बड़ा होता है तो भाई रदरफोर्ड उस समय बहुत बड़े एक तरीके से आइंस्टाइन के लेवल पे थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनके अंडर में काम करने का मतलब है कि भाई कोई ब्रिलियंट ही हो। ठीक है, तो क्या था कि रदरफोर्ड ने क्या किया, उनको अवॉइड कर दिया, उनको मतलब इग्नोर कर दिया। उसके बाद क्या था दोस्तों, वही उसी यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जे थॉमसन होते हैं, उनको देखते हैं ओपेनहाइमर को, और ओपेनहाइमर को क्या करते हैं, अपने अंडर काम करने के लिए रख लेते हैं। ठीक है, वहां पे उनके मतलब पढ़ने के लिए रख लेते हैं। तो जो ओपेनहाइमर थे, इनके अंडर में क्या थे, लगातार पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, एक चीज देखा होगा आपने, जब एक देश में जब अच्छे प्रोफेसर होते हैं, अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, तो उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होता है, नींव बहुत मजबूत होता है। तो वहां से जो लोग निकल के आते हैं बहुत ही बेहतर निकल के आते हैं। अमेरिका में आप देखेंगे ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारी फिजिक्स की जो जितनी खोजें हुई हैं, लगभग 95% खोजें इन्होंने ही की हैं, जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं। हालांकि सब जर्मनी के थे, यहूदी ज़्यादातर, यहूदियों ने ज़्यादा काम किया है, लेकिन सब तो वहीं पर चले गए थे। तो इन्होंने काम बहुत बढ़िया किया, जिसके बेस पे जो उनका फ्यूचर तैयार हुआ, जो नए साइंटिस्ट निकल के आए, तो लोग वहीं से निकल के आए, क्योंकि बेसिक जो साइंटिस्ट थे बहुत ही मजबूत थे। तो जो स्टूडेंट को काम करने का मौका वहां पे मिला, वो तो कहीं सुविधा ही अवेलेबल नहीं थी। भाई आप पैसे से आप यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, सारे देश हैं, लेकिन टैलेंट को आप कैसे बनाएंगे? तो जो टैलेंट था अमेरिका के पास था, उसी के नीचे सब काम कर रहे थे, उन्हीं के अंदर में सब तैयार हो रहे थे। तो ओपेनहाइमर भी, तो जे थॉमसन थे, इनके अंदर लगातार काम कर रहे थे। अब काम करने के बाद जब उन्होंने पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर ली, उसके बाद 1927 में दोस्तों क्या होता है, ठीक है, ये मैक्स बॉर्न के अंडर क्या करते हैं, अपनी पीएचडी खत्म करते हैं। 1927 में दोस्तों इनकी जो पीएचडी होती है वो खत्म हो जाती है, और महज 23 साल की एज में इन्होंने क्या किया था, अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। दोस्तों 23 साल की एज में पीएचडी कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत टैलेंटेड थे ये। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली, ठीक है, मैक्स बॉर्न के अंडर। और फिर क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, ये 1929 से लेकर 1940 बीच में कहां पे चले गए, कैलटेक यूनिवर्सिटी, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी है, वहां पे चले गए। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी, वहां पे जाके पढ़ाने लगे। और उसी दौरान दोस्तों इन्होंने एक और रिसर्च पेपर पे काम किया, ठीक है, इसका नाम था वॉन ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे दोस्तों अब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अरे बहुत सारे बॉल हैं, ठीक है, अब बॉल क्या है, बहुत सारे गुच्छों में है, वो ट्रेवल इधर उधर कर रहे हैं, तो उनके जो स्पीड है पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अप्रॉक्स में निकाला जाता है। तो वैसे जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं कई सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, तो अब हर एक एटम का न्यूक्लियस का मोशन निकालना, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया, अप्रॉक्सीमेशन निकाला कि भाई अगर किसी एटम का, आपको जो मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम है उसके न्यूक्लियस का मोशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, अप्रॉक्सीमेशन ये बनाया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए भी क्या किया इन्होंने, अप्रॉक्सीमेशन बनाया कि ठीक है भाई एटम अलग है तो आप तो उसके न्यूक्लियस का भाई पता लगा लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसके स्पीड का पता लगा लेंगे, इसके न्यूक्लियस की स्पीड का पता लगा लेंगे। लेकिन जब ये गुच्छों में होंगे, जब ये मॉलिक्यूल्स में होंगे, H2O में होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में होंगे, तो फिर उनके न्यूक्लियस का स्पीड पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कई सारी चीज़ों से जुड़ जाते हैं। तो उसी के लिए उन्होंने ये बनाया, ये मैथमेटिक्स इन्होंने दिया। आपको मैं बता दूं, इनको 3 बार, ठीक है, 3 बार नोबेल प्राइज के लिए इनको क्या किया गया था दोस्तों, नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, 3 बार नॉमिनेट किया गया था, 1945, 1951, 1957 में से 3 बार इनको किया गया था। हालांकि इन्होंने नोबेल प्राइज नहीं जीता, लेकिन 3 बार नॉमिनेट होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे साइंटिस्ट भी बहुत बड़े बड़े थे, तो जो खोजें होती थी तो हो सकता है कि इनसे बड़ी बड़ी खोजें हो रही थी। जब कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे नोबेल प्राइज जीतना, निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब दोस्तों ठीक है, इन्होंने दिया, इन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए, वहाँ पढ़ा रहे थे। लेकिन फिर इनकी जो मुलाकात हो जाती है वो किससे होती है, वो होती है आर्थर डब्ल्यू राइडर। ठीक है, ये एक तरीके से सोशल वर्कर थे, ठीक है, और ये क्या थे, ये संस्कृत जानते थे, ये एक तरीके से फिलोसफर थे। और जो ओपेनहाइमर थे उनकी मुलाकात हो जाती है इनसे। अब ये क्या करते हैं, उनको संस्कृत सिखा देते हैं। संस्कृत सिखाने के बाद थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल भी थे। जो ओपेनहाइमर थे उनकी खास बात ये थी दोस्तों, वो बहुत ही डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन में इंसान क्यों होता है, खास करके ऐसी सिचुएशन में जब इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट हो। जब इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट होता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। सवाल कैसे कि हम यहाँ क्यों हैं, ये धरती कैसे बनी,
दिन है तो रात क्यों है? अच्छा दिन है जी, दिन में क्या है? गॉड कहाँ है? हम क्यों यहाँ पे आए? हम क्यों जी रहे हैं? अगर जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं तो जीना बेकार है, तब तो यहाँ रहना बेकार है। हम जानवर तो नहीं, हम ये तो नहीं। ऐसे बहुत सारे जो इंटेलेक्ट होते हैं उनके सामने सवाल होते हैं, दुनिया में पाप क्यों है, भगवान कहाँ है? तो इंसान इससे क्या होता है, डिप्रेशन में जाने लगता है। मैं अब दोस्तों अपने दोस्त की बात बताऊँ तो उसके एक बार उसके दिमाग में ये आ गया कि यार एक दिन हम तो मर जाएंगे, तो हम जी के क्या करेंगे, क्यों बनाई ये सब, जब मरना ही है, मेरे पापा मर जाए, मेरी मम्मी। वो डिप्रेशन चला गया, वो 2 साल तक डिप्रेशन में था। तो जो इंटेलेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके साथ यही होता है, वो बहुत सवाल पूछते हैं। तो इनके साथ भी यही था, ओपेनहाइमर साथ भी यही था, ये बहुत इंटेलेक्ट थे और ये बहुत डिप्रेशन में रहने लगे। कहा तो ये भी जाता है कभी कभी इन्होंने अपने दोस्तों को मार दिया, पीट दिया, तो लोग डर गए थे कि भाई ओपेनहाइमर को हुआ क्या है, कहीं ये मानसिक तौर पे बीमार तो नहीं है, इसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। तो उसी दौरान वो लगातार सवालों की खोज में थे, ठीक है। तो उसी दौरान की मुलाकात होती है राइडर से। राइडर उनको संस्कृत सिखाते हैं। अब आपको जान के आपको तो पता है, जो इंडिया है, जैसे अगर ये बोला जाता है कि अमेरिका क्या है कि भाई साइंस का खजाना है अमेरिका में, ठीक है, जो यूरोप है या जो वेस्टर्न है वहां पे साइंस का खजाना है, तो इंडिया जो है दोस्तों वो स्पिरिचुअलिटी, वो अध्यात्म का खजाना है। आध्यात्म का विकास जितना ज्यादा भारत में हुआ उतना ज्यादा कहीं नहीं हुआ, और यहीं से पूरी दुनिया का पोषण होता है। जितनी किताबें यहाँ पे हुए, जितने गुरु यहाँ पे हैं, उसका 1% पूरी दुनिया में नहीं है। तो आज जो भारत है वो क्या है, अध्यात्म का खजाना है। अगर आप भारत में जन्मे हैं तो आप लकी हैं। विवेकानंद ने कहा था कि गर्व करो हम हिंदू हैं। इसका मतलब उनका मीन ये था कि जिस धरती पर आपने जन्म लिया है यहाँ पे अध्यात्म है, यहाँ पे ईश्वर है, यहाँ के कण कण में ईश्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी किताबें थी, टेक्स्ट बुक थे, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कर्मयोग, भगवत गीता, ठीक है, मतलब इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं। तो ये सारी चीजें जो ओपेनहाइमर थे लगातार पढ़ने लगते हैं, और पढ़ते 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 बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया में इतने टेक्स्ट है। आपको पता है भारत में आके स्टीव जॉब्स, ये सब लोग क्या थे, अलग राह पे चले गए, बदल गए पूरे। वो जितने भी क्वांटम साइंटिस्ट होते हैं, आपको पता है वो स्पिरिचुअलिटी में की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि अंत में जब वो साइंस पे काम करते हैं ना, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि साइंस के अंदर हम कितना भी कुछ कर ले, अंत में हमको ये मिलता है कि कुछ नहीं है, जो चीज हम देख रहे कुछ है नहीं, ये माया है। भाई ये पेन आप देख रहे हो, पेन एटम है, एटम के अंदर मॉलिक्यूल्स है, मतलब एटम के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये है। जब वैज्ञानिक उस पर काम करते हैं, देखते हैं तो ये तो कुछ इसके अंदर भारी नहीं है, तो कुछ है ही नहीं, तब उनको समझ, ये तो सब माया है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। तो यही ओपेनहाइमर के साथ हुआ। ओपेनहाइमर इनसे मिले, भगवत गीता उन्होंने पढ़ना शुरू किया, भगवत गीता खूब डीपली पढ़ा, और फिर वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे। लेकिन फिर क्या होता है, आता है 1933, और वहां पे क्या होता है, कहानी मोड़ लेती है। मोड़ क्या लेती है, उधर हिटलर क्या था, राइज कर रहा था, इधर जो हाइजेनबर्ग हैं इनको क्या था, नोबेल प्राइज मिल गया था, ठीक है। अब देखिए दो कहानी साथ में चल रही है। अब हिटलर क्या करता है, ठीक है, 1939 आते आते बहुत ताकतवर अटैक, पूरा युद्ध शुरू हो जाता है चारों तरफ। इधर जो हाइजेनबर्ग थे ये क्या थे, देशवादी थे, मतलब राष्ट्रवादी थे, अपने देश को सपोर्ट करना चाह रहे थे, ठीक है। उनको पता था हिटलर गलत कर रहा है, फिर भी ये चाह रहे थे कि जर्मनी ही जीते, चलो गलत है लेकिन जर्मनी ही जीते। अब हाइजेनबर्ग दोस्तों बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, मतलब अगर हम कहें आज के दौर में या आगे भविष्य में, हाइजेनबर्ग का अपना एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। मतलब हाइजेनबर्ग ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं, आइंस्टाइन, इन सब में ये आते हैं, क्योंकि इन्होंने जो नियम दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल, वो अपने आप में इतना बड़ा प्रिंसिपल है वो, जो पूरी दुनिया को बदल देगा। वो बदल रहा है, आप देखेंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। ये जो टेलीपैथी, ये सब इन्हीं की बदौलत होगा। इन्होंने जो नियम बताए, इन्होंने आइंस्टाइन तक को झकझोर के रख दिया था अपने नियम से, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने देखा कि युद्ध तो शुरू है, तो इनके दिमाग में ये था, भाई ये क्वांटम साइंटिस्ट थे, इनके दिमाग में ये था कि हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक बम बना सकते हैं, एक ऐसा बम बना सकते हैं जिससे भारी तबाही आएगी, और अगर ये जर्मनी के पास होगा तो जर्मनी जीत जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, हिटलर ने खास बात क्या थी, हिटलर की खास बात ये थी दोस्तों, ये साइंस पे बहुत फोकस करता था। ये साइंस, इसका बहुत ज्यादा दिमाग रहता था कि भाई ये साइंस के हम कुछ नया बना सकते, कुछ नहीं। तो इसका हिटलर ने क्या किया था, अपने सारे साइंटिस्टों को ये बोल के रखा था, एक काम करो तुम देखते रहो कि जो नई खोजें हो रही हैं उसे हम क्या बना सकते हैं। खास करके उन्होंने महिलाओं को क्या किया था दोस्तों, हिटलर ने, जो महिला साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि अब लगातार रिसर्च पेपर पे, जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं उस पर लगातार काम कर, देखते रहो क्या क्या नई चीजें आ रही है, उसे हम क्या नया बना सकते हैं। तो हिटलर भी काफी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। अब दोनों में मुलाकात होती है। अब मुलाकात होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं एटॉमिक बम बनाने का।
अब यहां पे जो हाइजेनबर्ग हैं, ठीक है, अब यहां इन्होंने एटॉमिक बम बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है, इन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। और जो इसकी भनक होती है किसको जाके लगती है, वो लगती है, ठीक है, वो लगती है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अब देखिए कहानी यहां पे शुरू कैसे होती है। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं होते तो अमेरिका एटॉमिक बम नहीं बना पाता। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस वक्त क्या किया, एक लेटर लिखा। किसको लिखा? जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे उनको लिखा, ठीक है, जो रूजवेल्ट थे, ठीक है, यहां पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इनको क्या किया, एक लेटर लिखा। उस लेटर में आइंस्टाइन ने बोला कि जो जर्मनी है वो क्या कर रहा है, एटॉमिक बम बना रहा है, एक ऐसा हथियार बना रहा है जिससे सब कुछ तबाह हो सकता है, और उस चीज के लिए यूरेनियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इन्होंने यहां तक कि सजेशन भी दिया कि आप यूरेनियम कहां से ला सकते हैं, यूरेनियम कैसे, सारा कुछ उसमें लगभग इन्होंने बता दिया था कि आपको क्या क्या करना है और कितना आपके पास वक्त है। मतलब आइंस्टाइन का जो लेटर था दोस्तों, जो उन्होंने लिखा था, ठीक है, अब तो बिक गया, बहुत महंगा बिका वो, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनको मतलब ये था कि हमें पहले बनाना पड़ेगा। अब रूजवेल्ट खुद ही युद्ध में व्यस्त थे, ठीक है, क्योंकि जापान ने अटैक कर दिया था, आपको पता है। अब इनको भी ये चीज पता चलती है, ये और परेशान कि यार इधर तबाही तो मची, अगर वो बना लिया तो कहानी खत्म है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद दोस्तों इनको पता चलता है, और फिर ये क्या करते हैं, जो इनके अमेरिकी सेना में होते हैं, ठीक है, अमेरिकी सेना में जो एक होते जनरल होते हैं, लॉसली करके नाम होता है उनका, ठीक है, उनको ये कहते हैं कि तुम एक टीम बनाओ और एक प्रोजेक्ट शुरू करो जिसमें एटॉमिक बम बनाया जाए, ठीक है। अब जो वो होते हैं, ठीक है, लॉसली होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर क्या होता है, ओपेनहाइमर के पास जाते हैं, वो ढूंढते हैं किसको लाया जाए। तो उनकी किसी से ज्यादा बनती नहीं थी, तो ओपेनहाइमर के पास जाते हैं और ओपेनहाइमर को चुनते हैं कि इनको ही इसका जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है जिसमें एटॉमिक बम बनाना था, उनको चुना जाता है, ठीक है। अब यहां पे चुना जाता है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन की जो खास बात थी दोस्तों, ये कल्पना में डूब जाते थे। और आइंस्टाइन मजबूर कैसे हुए, मजबूर ऐसे हुए कि जब युद्ध चल रहा था तो आइंस्टाइन कहते किसी का साइड नहीं ले रहे थे, ना अमेरिका का साइड ले रहे थे, ना जर्मनी का साइड ले रहे थे। लेकिन इनकी जो वाइफ थी, क्योंकि इन्होंने नागरिकता ले ली थी अमेरिका की, जर्मनी छोड़ दिया था, तो इनकी वाइफ से इनका झगड़ा होता है आइंस्टाइन से। तो इनकी जो वाइफ होती है बोलती है कि तुम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो इनका यह कहना था, आइंस्टाइन का यह मानना था कि जो वैज्ञानिक होता है वो किसी का सपोर्ट नहीं होता, वो सबका सपोर्ट करता है, वो पूरी मानव जाति का सपोर्ट करता है, वो सबका होता है। कमाल की सोच, महान सोच। लेकिन इनकी वाइफ ने बोला नहीं, ये गलत है, तुम्हारा अपना भी एक कर्म है, तुम्हारा अपना भी एक धर्म है कि तुम अपने देश के लिए भी कुछ करो, जिस देश में पल रहे हो उसके लिए भी करो जब देश खतरे में हो। और बहुत झगड़ा हुआ, मतलब इनका देखिए डाइवोर्स होने ही वाला था, झगड़े बढ़ते जा रहे थे। और उसी झगड़े की वजह से आइंस्टाइन ने क्या किया था, लास्ट में डिसीजन लिया कि ठीक है मैं अमेरिका को सपोर्ट करूंगा क्योंकि जर्मनी गलत कर रहा है। आइंस्टाइन ने अपनी वाइफ से बोला कि ठीक है मैं सपोर्ट तो करूंगा, लेकिन इसलिए करूंगा क्योंकि जर्मनी गलत कर रहा है। क्योंकि इनका यह मानना था कि जो वैज्ञानिक सुविधाएं हैं इस पे सबका हक है, किसी एक जाति किसी एक देश का हक नहीं है, इस पे सबका हक होना चाहिए। तो जिसकी वजह से आइंस्टाइन ने क्या किया, वो लेटर लिखा, यूरेनियम के बारे में इन्होंने बताया, काफी कुछ बताया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो दोस्तों जो था मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। अब दोस्तों मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो हाइजेनबर्ग होते हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूरेनियम को चुना। क्योंकि यूरेनियम क्या है दोस्तों, इसमें विस्फोट कराने पे बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, E=mc² के फार्मूले से, ठीक है। उस समय फार्मूला भी आ चुका था। तो ये था कि हाँ यूरेनियम से बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं। लेकिन यूरेनियम में एक प्रॉब्लम थी कि चैन रिएक्शन, इसके चैन रिएक्शन को रोका कैसे था। जैसे अगर आपने यूरेनियम में बर्न कर दिया, लेकिन क्या होता है ये चैन इसका लगातार बढ़ता जाता है एयर में, तो ये इसको रोका कैसे जाए, ये एक समस्या थी, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग सामने ये समस्या थी। प्रोजेक्ट उनका पहले शुरू हुआ था, लेकिन हाइजेनबर्ग अकेले पड़ जाते हैं और उनका चुनाव बहुत गलत होता है। अच्छा, यहां पे मैं आपको यह भी बता दूं कि जो जर्मनी था उसको यूरेनियम मिल रहा था बेल्जियम से, तो उनके पास यूरेनियम की कमी नहीं थी, उनके पास सब कुछ था, संसाधन थे। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों नहीं बना पाए, इसके बावजूद भी इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि गलत थे। देखिए जब दुनिया में ना जब बड़े चीजें होती हैं तो आपने देखा होगा हमेशा सही चीज ही जीतती है। उनके पास सब कुछ था, टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, संसाधन थे, इसके बावजूद भी वो नहीं बना पाए। और वहीं पे जो अमेरिका था उसके पास यूरेनियम ही नहीं था। बात समझिए, यहां पे उनके पास यूरेनियम ही नहीं था। तो आखिर ओपेनहाइमर करे क्या,
ओपेनहाइमर ने क्या किया था, जो मैक्सिको है वहां पे जगह चुना था जहां पे ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे थे, जैसे आइंस्टाइन हुए, से बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे वो लगातार सजेशन अपना दे रहे थे इस प्रोजेक्ट में, ताकि ये लगातार ये बम बन जाए। लेकिन धीरे धीरे वक्त भी निकल रहा था, बहुत कम टाइम था। उधर जो हाइजेनबर्ग थे वो लगातार फेल हो रहे थे क्योंकि वो चैन रिएक्शन को रोक नहीं पा रहे थे। और इधर अमेरिका के पास जो था यूरेनियम था ही नहीं। इन्होंने जब कैलकुलेट किया, समस्या ये थी कि यूरेनियम पहली बात तो लाए कहाँ से, चलो ये यूरेनियम ला भी लिए, फिल्ट्रेशन करेंगे और फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमको मिलेगा, ठीक है, उसमें इतना वक्त लग जाता, हजारों साल लग जाते, तब भी हमको उतना यूरेनियम मिल नहीं पाता। तो अमेरिका के पास यूरेनियम था नहीं। तो अब ओपेनहाइमर सामने ये सवाल था कि हम बनाएं तो बनाएं कैसे, भाई बम बनाए तो बनाए कैसे। तो इनके सामने ये था कि प्लूटोनियम जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उससे बना सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि प्लूटोनियम में विस्फोट कैसे किया जाए। अब इधर ओपेनहाइमर परेशान है और भगवत गीता आपको पता है, भगवत गीता पढ़े ही थे, तो उनको एक कोट याद आता है भगवत गीता का, जिसमें ये बोला जाता है जब कृष्ण अपना अवतार दिखाते हैं, अपना रूप दिखाते हैं, तो विस्फोट होता है और उसके अंदर से जो कृष्ण जो मतलब भगवान थे वो निकल के आते हैं और अपना अवतार दिखाते हैं। मतलब उनके दिमाग में ये था कि जो भगवान है वो एक ऐसी खाली जगह से आते हैं जहाँ से विस्फोट होता है और पूरी एनर्जी निकलती है, वहाँ से भगवान निकल के आते हैं। और फिर जो ओपेनहाइमर है वो किससे कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं सन से। सन में दोस्तों उनको ये पता था कि सन में क्या होता है, जब फ्यूल ऊपर के खत्म होंगे, खत्म होने के बाद क्या होता है कि ये क्या होता है, फ्यूल खत्म होंगे तो यहाँ से क्या होता है, ग्रेविटी का दबाव पड़ता है। ग्रेविटी का दबाव इतना ज़्यादा पड़ता है कि ये क्या होते हैं, अपने कोर की तरफ कोलैप्स हो जाते हैं और कोलैप्स होने के बाद बहुत तेजी से विस्फोट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में बदल जाते हैं। अब इनके दिमाग में ये था कि चलो ठीक है, मतलब इसका जो कोर है यहाँ पे, इस पर क्या होता है, दबाव बहुत पड़ता है और पड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। ठीक है, अब इनके दिमाग में ये था, फिर इन्होंने इसको कनेक्ट किया किससे, एटॉमिक बम से। इन्होंने देखा कि हम क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे दोस्तों, प्लूटोनियम रख लेंगे, इसके चारों तरफ क्या करेंगे, विस्फोटक पदार्थ से विस्फोट कराएंगे, बाहर सेल होगा। जब सेल होगा तो जो विस्फोटक पदार्थ है बाहर निकल नहीं पाएगा, जब ये बाहर निकल नहीं पाएगा तो ये क्या करेगा, प्लूटोनियम पे दबाव डालेगा। ठीक है, प्लूटोनियम में दबाव डालेगा, जैसे सूरज के ऊपर दबाव पड़ता है कोर पे, और जब बहुत दबाव पड़ेगा जो प्लूटोनियम है क्या करेगा, विस्फोट कर जाएगा। और जैसे ही विस्फोट करेगा हमको क्या होगा, ये एटॉमिक बम की तरह बिहेव करेगा, बहुत झटके में बम निकलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे चैन रिएक्शन को कंट्रोल करने की समस्या नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे नियति देखिए कि एक तरफ जर्मनी के पास यूरेनियम है और इनके पास नहीं था, तब इन्होंने प्लूटोनियम चुना। अगर ये भी यूरेनियम चुन लेते तो ये बम नहीं बना पाते और ना वो बना पाते। लेकिन इनके पास नियति ऐसी बनी या ऐसी हम कहें सिचुएशन ऐसी बनी कि इन्होंने क्या किया, यूरेनियम इनके पास था नहीं तो इनको प्लूटोनियम चुनना पड़ा, जिसकी वजह से ये बन पाया। वरना अगर ये यूरेनियम को चुनते तो ये भी कंट्रोल नहीं कर पाते चैन रिएक्शन को, बहुत समस्या हो जाती, बन नहीं पाता, या शायद पहले वो बना लेते। लेकिन प्लूटोनियम मिलने की वजह से क्या था दोस्तों कि इन्होंने इसको बना लिया। ठीक है, फिर क्या था, लगभग ये 3 साल तक प्रोजेक्ट चला, उसके बाद ये बन के तैयार होता है और टेस्ट होता है और टेस्ट में ये सक्सेसफुल होता है। दोस्तों जो जर्नल थे वहां के, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों बस, तो जो जर्नल थे वहां के उनका यही प्लान था कि वो क्या करेंगे, उसको जो जापान है उस पर लगातार गिराते रहेंगे, लगातार उस पर विस्फोट कराते रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको बदल दिया जाता है, दूसरे जनरल आते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो डिसीजन बदल दिया जाता है, सिर्फ 2 बार जापान पे गिरा के उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, और पहली बार ओपेनहाइमर को खुद ये लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया कि उन्होंने दुनिया को ऐसा एक टूल दे दिया जिससे पूरी मानवता खत्म हो सकती है। आज आप देखेंगे जो पूरी दुनिया है वो एक ऐसे मझधार में खड़ी है जहां पे जरा सी चूक हो, एक देश अगर एटॉमिक बम फोड़ दे किसी देश पे, पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बम छिड़ सकता है। और इतने ज़्यादा हथियार हैं लोगों के पास कि धरती को एक बार नहीं, वो कम से कम हजारों बार वो खत्म कर सकते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन बन गई है। एटॉमिक बम तो बन चुका है लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे ब्रह्मास्त्र था उसका कोई तोड़ नहीं था, या पशु मतलब ब्रह्मशीरस्त्र, वैसे इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, एक बार ये गिरा फटा तो इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये इसकी समस्याएं हैं। उसके बाद क्या था दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जब ये हुआ, ठीक है, तो ओपेनहाइमर के ऊपर लगभग 6 साल तक अमेरिका ने ही क्या किया, केस चलाया। इनको मतलब इनके ऊपर काफ़ी सारे केस चले, देशद्रोही के केस चले, बहुत सारे केसेस चले। इनमें इनको काफ़ी परेशान किया गया, काफ़ी पूछताछ हुई। ठीक है, और इनका जो डेट था दोस्तों, ठीक है, 1967 में इनकी जो 18 फरवरी 1967 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है,
तो जो अंत का वक्त था काफ़ी बुरा बीता, ठीक है। क्योंकि बुरा क्यों बीता? अमेरिका के लिए ये सही थे लेकिन मानवता के लिए ये गलत था। किसी ने लोगों की जान गई थी, लोग मरे थे, ठीक है। तो कर्म जो होता है वो तो वापस आता ही आता है, ठीक है। हालांकि उन्होंने, ठीक है, देश के लिए बड़ा काम किया लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं था। शायद ये बम नहीं बनता, क्या होता? जापान हारा, अमेरिका हारता, कोई एक देश हारता, लेकिन एटलीस्ट मानवता तो बची रहती। लेकिन आज जो हथियार बन के तैयार हुआ है इसमें पूरी मानवता खत्म हो सकती है। कोई इसका तोड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और एक बार ये छिड़ा युद्ध तो फिर जो वर्ल्ड वार 4 करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो एक खतरनाक चीज़ उन्होंने दुनिया को दी थी। तो दोस्तों ये जो कहानी है रॉबर्ट ओपेनहाइमर की थी, कैसे वो फिजिसिस्ट बनना चाह रहे थे, फिजिक्स में कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें एटॉमिक बम बनाना पड़ा, ठीक है। ऐसा बम जिसने लाखों लोगों की जान ली। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ बेहतर करना है, जैसे मैंने बताया कि हमारा फ्लो का कोर्स जरूर अवेयर करें। दोस्तों बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, 1000 से ऊपर बच्चों ने इसको क्या किया था, लिया था, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे हैप्पी हैं। अभी भी लोग लगातार मतलब अपने विशेष देते रहते हैं कि सर हमारी लाइफ रियल में चेंज हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये कोर्स जरूर अवेल करें। इसी कोर्स के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।